Hi everyone, let's study chemistry. Today I am going to discuss about osmosis. इसके अंदर हम ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ेंगे विच इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. सो ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस के अंदर एक कुछ पार्टिकल्स मूव करते हैं वाया मेम्ब्रेन. सो इससे पहले मैं आपको बताती हूँ अबाउट डिफ्यूजन. देखो ये हमने कोई बीकर ले लिया है जिसके अंदर क्या है, हम सबसे पहले कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट फिल करते हैं. कंसंट्रेटेड कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन. फिर इसको हम डाइल्यूट कर देते हैं वाटर से, जो कि सिर्फ सॉल्वेंट है. ठीक है. आफ्टर सम टाइम हम क्या ऑब्जर्व करेंगे कि हमारे पास एक यूनिफॉर्म मिक्सचर हमको मिल जाता है विच इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट. और इसके अंदर क्या हो गया, डिफ्यूजन हो गया. और यहाँ पे हमें क्या होगा, जो कॉपर सल्फेट का जो कलर है यहाँ पे लाइट ब्लू हो जाएगा. और ये किसकी वजह से हुआ है? डिफ्यूजन की वजह से. सो डिफ्यूजन के अंदर क्या होता है, स्पॉन्टेनियस मिक्सिंग ऑफ कंपोनेंट्स. ये गैसेस के केस में भी होता है और लिक्विड्स के केस में भी होता है. ठीक है. अब देखो, अगर यहीं पे आप देखोगे यहाँ पे कोई भी मेम्ब्रेन नहीं था. ठीक है. अब सेम अगर हम कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले रहे हैं कॉपर सल्फेट का और इसको हम एक मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रहे हैं, यहाँ हम एक मेम्ब्रेन से सेपरेट कर रहे हैं. और ये जो मेम्ब्रेन है दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और ये क्या करता है, ये खाली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है पास, जो इसके थ्रू होते हैं. ओनली सॉल्वेंट पासेस एंड नॉट द सोल्यूट पार्टिकल्स. अब यहाँ पे अगर सपोज हमने इस लेवल तक कंसंट्रेटेड जो कॉपर सल्फेट हम यहाँ ले रहे हैं वो हमने फिल किया है और दूसरे कंपार्टमेंट में हमने वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ पे हैं. सो वाटर इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट हियर. तो अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये क्या करेगा, खाली सॉल्वेंट को पास करता है. तो यहाँ पे क्या होगा, जो नेट फ्लो जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा और इस साइड वाटर पास करेगा. तो हम देखेंगे कि ये वाला जो लेवल है ये बढ़ जाएगा, लेवल राइजेस. और ये किसकी वजह से हो रहा है? ड्यू टू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ओस्मोसिस. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओस्मोसिस. और ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है ये दो तरीके के होते हैं. जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. सेमी परमेबल membranes are of two types, natural and artificial. जो नेचुरल जो है इसके जो फेमस एग्जांपल्स हैं, ये आउटर स्किन होती है एनिमल्स और प्लांट्स की जो काफी सारे नेचुरल प्रोसेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. सो आउटर स्किन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स और पिग्स ब्लैडर. और जो आर्टिफिशियल होते हैं इनको हम प्रिपेयर करते हैं. इसके अंदर मेनली जो बहुत कॉमन जो यूज होता है दैट इज सेलोफेन या फिर पार्चमेंट पेपर. और काफी सारे इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी होते हैं जिनको हम किसी सॉलिड सपोर्ट के ऊपर एड्सॉर्ब करवा देते हैं, जैसे सिलिकेट्स ऑफ आयरन. ठीक है. अब देखो, जो ऑस्मोसिस के बारे में हम पढ़ रहे थे ऊपर, ऑस्मोसिस के अंदर क्या था कि कोई भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है वो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स को
पास करती है, सॉल्यूट को पास नहीं करती, जो हमने कॉपर सल्फेट का एग्जाम्पल लेके ऊपर स्टडी किया था। सो बेसिकली व्हाट इज ऑस्मोसिस? दिस इज द स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स टू द सॉल्यूशन साइड. What is osmosis? Spontaneous flow of solvent molecules to the solution side via a semi-permeable membrane. सेमी परमेबल इसलिए क्योंकि ये सारे मॉलिक्यूल्स को अलाउ नहीं करती पास होने के लिए. अब इसके अंदर देखो हम एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं. आपने NaCl सॉल्यूशन के बारे में सुना होगा. सो जो 0.9% NaCl सॉल्यूशन होता है is isotonic with red blood cells, RBCs. What is this isotonic term? Isotonic वो components होते हैं जिनका osmotic pressure सेम होता है. अब ये osmotic pressure क्या चीज है, ये अभी हम आगे स्टडी करेंगे. तो अब इसमें देखो सबसे पहले क्या है, अगर हम कोई कंटेनर लेते हैं जिसके अंदर हम वाटर फिल करते हैं और इसके अंदर हम कोई एग ले रहे हैं जिसकी आउटर स्किन हमने रिमूव की हुई है, तो आप देखोगे जो एग की जो आउटर स्किन जो है वो क्या यहाँ पे लेट करेगी, क्या वर्क करेगी, दैट विल वर्क एज अ मेम्ब्रेन एंड सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. सो जो वाटर जो है, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट एक्ट कर रहा है. सिमिलर तरीके से आप क्या कर रहे हो, अगर सेम जो हमने जो एग शेल जो लिया है इसको हम रख रहे हैं NaCl सॉल्यूशन के अंदर, तो आप देखोगे यहाँ पे जो ये वाला केस है इसके अंदर जो वाटर जो है दैट इज लेस कंसंट्रेटेड, यानी कि वो डाइल्यूट है, दैट इज एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट. तो ये इसके अंदर इस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो जो हमारा जो एग शेल जो है दैट विल स्वेल. लेकिन यहाँ पे जो NaCl सॉल्यूशन है दैट इज मोर कंसंट्रेटेड, सो ये एज अ सॉल्यूशन एक्ट करेगा और जो सॉल्वेंट जो है वो अंदर से बाहर की तरफ आएगा, तो जो हमारा जो शेल है वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. ठीक है, वो क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा. सो आप ये कह सकते हो कि ये तो इस तरीके से स्वेल हो जाएगा और ये क्या हो गया, श्रिंक हो गया. ठीक है, अब देखो ये फिनोमिना जो है दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस. ऐसे ही जो ग्रेप्स होते हैं अगर हम पानी में रखते हैं तो क्या होता है, वो स्वेल कर जाते हैं, NaCl में रखते हैं वो श्रिंक हो जाते हैं. तो ये सारा ऑस्मोसिस पे डिपेंड करता है. अब हम बात करते हैं, अभी मैंने टर्म यूज की थी व्हाट इज ऑस्मोटिक प्रेशर. अब देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैं आपको एक डायग्राम की हेल्प से ये एक्सप्लेन करती हूँ. देखो ये हमने कोई कंटेनर लिया है, ठीक है, यहाँ पे इस साइड पे हमने रखा है सॉल्वेंट और इस साइड पे है हमारे पास सॉल्यूशन. ठीक है, जो सॉल्यूशन साइड है वहां पे हमने एक पिस्टन लगा दिया और जो सॉल्वेंट साइड है यहाँ पे हमने मार्क कर दिया लेवल को L. ठीक है, अब जो ये है हमारे पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. अब ओस्मोसिस क्या करेगा, जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स हैं वो पास करेंगे टुवर्ड सॉल्यूशन. ठीक है, अब ये
इस साइड जब पास करेंगे तो जो हमारा जो ये जो लेवल है वो राइज होगा, और जो ये जो लेवल है दैट विल डिक्रीज, ये लो चला जाएगा। तो अब ये जो पिस्टन जो हमने लगाया है, यहाँ से हम जितना प्रेशर अप्लाई करेंगे कि भाई वापस जो सॉल्यूशन से जो पार्टिकल्स आए हैं वो इस तरफ मूव कर जाएं, और जो वापस से जो लेवल एल जो है वो सेम रहे, लेवल एल रिमेन सेम। सो वो जो अमाउंट ऑफ प्रेशर जो हम यहाँ अप्लाई कर रहे हैं पिस्टन से, उसको हम बोलते हैं ओस्मोटिक प्रेशर। ठीक है। सो ओस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? दैट इज मिनिमम एक्सेस प्रेशर that has to be applied on solution side, to prevent entry of solvent via semi permeable membrane towards solution, to prevent entry of solvent towards solution via a semi permeable membrane। सो इसको हम क्या बोलते हैं, जो टर्म है उसको हम ओस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। ये जो मिनिमम एक्सेस प्रेशर होगा दिस इज नोन एज ओस्मोटिक प्रेशर, और इसको हम पाई से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं? पाई से। तो इस फिनोमिना को हम रिवर्स ओस्मोसिस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? रिवर्स ओस्मोसिस। रिवर्स ओस्मोसिस में क्या होता है, हम प्रेशर ग्रेटर देन ओस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं। इससे क्या होगा, जो कंपोनेंट्स हैं मेनली सॉल्वेंट, क्योंकि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, वो क्या होंगे, वो पास करेंगे फ्रॉम सॉल्यूशन टुवर्ड्स सॉल्वेंट। और जो भी हमारे जो सी वाटर प्योरिफिकेशन में यूज होता है वो रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस यूज होता है। वो क्या होता है? रिवर्स ऑस्मोसिस प्रोसेस जो यूज होता है, इसमें क्या होता है भाई, देखो हम कोई भी देखो, ये मैं इस डायग्राम की हेल्प से आपको क्लियर कर रही हूँ। ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा, ये मैं मेम्ब्रेन लेट कर रही हूँ, दैट इज ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, दैट इज अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। और भाई ये है हमारे पास सी वाटर। ये क्या है? सी वाटर। और ये हमारे पास है फ्रेश वाटर। तो ये जो यहाँ पे हम पिस्टन लगा रहे हैं, ठीक है, तो हम यहाँ से क्या करेंगे, इस साइड से हम ग्रेटर देन ओस्मोटिक प्रेशर अप्लाई करेंगे। ठीक है। तो इससे क्या होगा, जो सॉल्वेंट जो है, सॉल्ट तो यहीं पे रहेंगे, सॉल्ट रिमेन्स हियर, जो भी सी वाटर में डिजोल्व है, और जो प्योर सॉल्वेंट है वो इस साइड पास करेगा, और फिर क्या होगा, हमारे पास यहाँ से फ्रेश वाटर मिल जाएगा। ठीक है। तो इस तरीके से जो सी वाटर है उसको प्योरीफाई किया जाता है, और उसमें जो प्रोसेस यूज होता है दैट इज टर्म्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस, दैट इज टर्म्ड एज रिवर्स ऑस्मोसिस। और जो वैसे ऑस्मोटिक प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए काफी सारी मेथड्स हैं, बट जो एनसीईआरटी में जो गिवन है दैट इज बर्कली एंड हर्टलीज मेथड, दैट इज बर्कली एंड हर्टलीज मेथड। इसके अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है टर्म उसको एक्सप्लेन किया गया है। उसमें सेम तरीके से क्या होता है, एक
एक चैम्बर लिया गया है जिसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है। इसके अंदर प्योर सॉल्वेंट है और इसको कनेक्ट, इसके ऊपर जो है प्योर सॉल्यूशन से कनेक्टेड है ये। यहाँ पे क्या है, सॉल्यूशन, और इसमें यहाँ इन दोनों के बीच में ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। ये है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब क्या है, इस साइड पे प्रेशर गेज लगा हुआ है जो सॉल्यूशन साइड है। फॉर मेजरिंग द प्रेशर, फॉर मेजरिंग द प्रेशर। और ये जो कंपार्टमेंट है इसको एक ट्यूब से कनेक्ट किया गया है बोथ साइड, ठीक है। सॉरी, आप इसको ऊपर की साइड शो कर सकते हो ऐसे, मैंने यहाँ पे सॉल्वेंट लिखा हुआ है तो आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। तो अब ये जो है यहाँ पे M लेवल है और इसको आपने R लेवल तक फिल किया है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर आप अप्लाई करोगे तो इधर जो ये लेवल है ये राइज होगा, ठीक है। और जितना प्रेशर अप्लाई किया है वो हम यहाँ से डिड्यूस कर सकते हैं। दिस इज बर्कले एंड हार्टलेज मेथड। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट जो है दैट इज एक्सप्रेशन फॉर ऑस्मोटिक प्रेशर। देखो यहाँ पे हम क्या लेट करते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है दैट इज पाई। ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं and osmotic pressure is directly proportional to the molar concentration and its temperature. मोलर कंसंट्रेशन और ये टेम्परेचर के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन दोनों टर्म्स को हम कोरिलेट कर देंगे। मैं पेजेस ऐड कर देती हूँ इसके अंदर। देखो अब क्या होगा, इन दोनों टर्म्स को हम कोरिलेट कर देंगे। Pi is directly proportional to Ct where C is the molar concentration and T is the temperature। और जब इस कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी को हम रिमूव करेंगे दैट इज इक्वल टू R। और R क्या होता है, R होता है गैस कांस्टेंट। R क्या होता है, गैस कांस्टेंट। और अगर हम C की वैल्यू पुट करते हैं दैट इज मोलर कंसंट्रेशन। मोलैरिटी क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, और इसको हम RT से मल्टीप्लाई करते हैं। सो ये टर्म आ जाती है पाई V इज इक्वल टू NRT। पाई V इज इक्वल टू NRT और इसको हम बोलते हैं वेंट हॉफ इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन। इसको हम क्या बोलते हैं, वेंट हॉफ इक्वेशन ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशंस। अब देखो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये ऑस्मोटिक प्रेशर जो पाई जो है दैट विल रिमेन सेम फॉर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। अब ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कैसे है, यहाँ पे आप देखोगे ये नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करती है ऑफ सोल्यूट। सो जो भी प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है दैट इज द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे मैं आपको हेमोलिसिस और प्लाज्मोलिसिस एक इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन है ऑस्मोसिस की, वो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। सॉरी, हेमोलिसिस एंड प्लाज्मोलिसिस, दीज आर इम्पोर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ ऑस्मोसिस। सो ये क्या चीज है, जैसे मैंने आपको ऊपर एग शेल का बताया था, तो यहाँ पे हम कोई भी सेल लेते हैं तो अगर ये जो सेल है इसको हम लोअर कंसंट्रेशन में रखते हैं, ये कोई भी सेल हो सकता है, एनिमल सेल हो सकता है, प्लांट का सेल हो सकता है, ठीक है।
सो इसके अंदर क्या होगा, अगर हम इसको लो कंसंट्रेशन में रखते हैं तो क्या होगा, जो लो कंसंट्रेशन है वो अंदर की साइड मूव करेगा और जो सेल सैप जो है दैट विल स्वेल। ठीक है, और ये जो स्वेल करता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेमोलिसिस। क्या बोलते हैं, हेमोलिसिस। क्योंकि देखो लो कंसंट्रेशन हमेशा किसका होगा, सॉल्वेंट का होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट है वो सेल के अंदर मूव कर जाएगा। ओके, सो ये जो अंदर जो प्रेशर डेवलप होगा, ये हेमोलिसिस के अंदर एक टर्म है भाई, जो यहाँ एक जो प्रेशर डेवलप होगा ड्यू टू मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट इनसाइड द सेल, प्रेशर डेवलप्ड इनसाइड सेल सैप ड्यू टू हेमोलिसिस, उसके लिए एक टर्म है, इसको हम बोलते हैं टर्गर। इसको हम क्या बोलते हैं, टर्गर। अब देखो सेम तरीके से प्लाज्मोलिसिस क्या होगा, अगर हम सेल को हाई कंसंट्रेशन में रखते हैं, अगर जो भी ये सेल सैप है इसको हम हाई कंसंट्रेशन में रखते हैं तो इसके अंदर क्या होगा, जो सॉल्वेंट जो है वो अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा। ठीक है, और जो हमारा जो सेल सैप है दैट विल श्रिंक। ठीक है, दैट विल श्रिंक, और इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस, या फिर इसको क्रीनेशन भी कहते हैं, या फिर इसको हम क्रीनेशन भी कहते हैं। ठीक है, सो ये एक इम्पॉर्टेंट एप्लीकेशन है ऑस्मोसिस का, जो हमने पहले भी स्टडी किया है। अब देखो मैंने आपको एक चीज बताई थी ऊपर कि आइसोटोनिक होता है 0.9% NaCl सॉल्यूशन। ठीक है, अब देखो आइसोटोनिक सॉल्यूशन मींस सेम ऑस्मोटिक प्रेशर। ठीक है, तो अगर मैं आरबीसी को, सॉरी, अगर मैं जो आरबीसीज हैं उनको 0.9% NaCl सॉल्यूशन में रख रही हूँ तो उनके अंदर ना तो स्वेलिंग होगी और ना ही श्रिंकिंग होगी। यहाँ पे ऑस्मोसिस नहीं होगा क्योंकि जो दोनों जो सॉल्यूशन होंगे दे विल बी ऑफ सेम कंसंट्रेशन। ठीक है, अब देखो मैं जो आरबीसीज हैं ये मैं इसको आरबीसी लेट कर रही हूँ, और जो सॉल्वेंट है अगर उसकी कंसंट्रेशन लेस देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन है, ये जो भी हम सॉल्यूशन चूज कर रहे हैं NaCl वो लेस देन 0.9% है, तो अगर वो कम है तो इसके अंदर लो कंसंट्रेशन में हमेशा क्या होता है, जो सॉल्वेंट जो है वो इनवर्ड मूव करेगा और जो आरबीसी जो है वो क्या करेगा, वो स्वेल करेगा। ठीक है, सिमिलर तरीके से अगर जो आरबीसी है उसको हम ग्रेटर देन 0.9% कंसंट्रेशन यूज कर रहे हैं, ग्रेटर देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन हम यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो सॉल्वेंट है वो सेल के अंदर से बाहर की तरफ मूव करेगा और यहाँ पे जो आरबीसीज हैं दे विल श्रिंक। सो ये भी जो फिनोमिना है इट ऑल्सो हैपेंस ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब देखो जो लेस देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन है ना, जहाँ पे आरबीसीज स्वेल कर रहे हैं, जहाँ पे आरबीसीज स्वेल कर रहे हैं, ऐसे जो सॉल्यूशन है इनको हम बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। इनको हम क्या बोलते हैं, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और जो ग्रेटर देन 0.9% NaCl सॉल्यूशन है इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, इसको हम बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अब इसकी काफी सारी एप्लीकेशंस हैं जो ऑस्मोसिस के अगर हम एग्जांपल्स कंसीडर करते हैं
तो सबसे पहले जो भी प्लांट्स हैं अपना न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब करते हैं, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं रूट से या सॉइल से, फ्रॉम सॉइल वाया ऑस्मोसिस। सो ये भी जो फिनोमिना है ये क्या है, ऑस्मोसिस है। ठीक है, जो एनिमल्स के अंदर जो वाटर है डिफरेंट पार्ट्स तक पहुंचता है वो भी ऑस्मोसिस की वजह से होता है। इन एनिमल्स water moves to different parts, ये भी ऑस्मोसिस की वजह से होता है। जो भी रैपिड ग्रोथ होती है प्लांट्स की, सीड्स की जर्मिनेशन होती है, दैट इज आल्सो ड्यू टू ऑस्मोसिस। आरबीसीज जो बस्ट कर जाते हैं ऑस्मोसिस की वजह से होता है। जो भी हमारा सोडियम पोटेशियम पंप होता है जो बॉडी में वर्क करता है, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस इनसाइड एंड आउटसाइड ऑफ द सेल्स, वो Na पॉजिटिव और K पॉजिटिव का वो भी जो बैलेंस है दैट इज ड्यू टू ऑस्मोसिस। और ऐसे काफी सारे एग्जांपल्स हैं जो हमारे डेली लाइफ में हैं जो कि ऑस्मोसिस होता है जहाँ पे, जैसे कि जो रॉ मैंगोज हैं अगर वो श्रिंक कर जाते हैं अगर हम उनको कंसंट्रेटेड कॉमन सोल्ट सॉल्यूशन के अंदर रखते हैं। ठीक है, सो अब इसकी जो इम्पोर्टेंट जो एप्लीकेशन है ऑस्मोटिक प्रेशर की, जैसे बाकी सारे जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करने में हेल्प करते हैं, सिमिलर तरीके से बीइंग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ये भी मॉलिक्यूलर वेट डिटरमिन करता है। कैसे, पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी है। तो आप यहाँ से देखोगे कि जो एन जो है वो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट है, सो W2 बाय M2। सो ये चीज आप यहाँ पुट कर दो, पाई वी इज इक्वल टू W2 बाई M2 इंटू RT। सो यहाँ से जो मोलिकुलर वेट है वो हम डिटरमिन कर सकते हैं W2RT डिवाइडेड बाय पाई इंटू V। इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, सो वैसे जो मोलिकुलर मासेस डिटर्मिनेशन के लिए जो ऑस्मोसिस जो मेथड हम यूज कर रहे हैं वो नॉर्मली हम प्रेफर नहीं करते, बट स्टिल इन डिटर्मिनेशन ऑफ मोलिकुलर मासेस ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीमर्स वी यूज दिस मेथड। ओके, अब इसके ऊपर कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे अगर मैं एक न्यूमेरिकल आपसे एक दो डिस्कस करती हूँ इस पे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके बुक के अंदर गिवन है, ये है कैलकुलेट द ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर हम यहाँ पे हमको पाई निकालना है एट 273 केल्विन ऑफ अ 5% सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, 5% solution of urea, and use the value of R 0.0821 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर डिग्री पर मोल। ठीक है, अब इसके अंदर देखो, यू नो वेरी वेल पाई वी इज इक्वल टू एनआरटी। अब हमारे पास सोल्यूट क्या है, यूरिया। सो यूरिया का जो मोलर मास जो होता है दैट इज NH2CO NH2, ये आता है अभी 60 ग्राम पर मोल, 60 ग्राम पर मोल। और जो 5% सोल्यूशन का क्या मतलब है, 5% सोल्यूशन का क्या मतलब है, इट डज मीन्स 5 ग्राम यूरिया इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, 5 ग्राम यूरिया इन 100 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट निकालेंगे दैट इज 5/60, और ये सॉल्व करने पे हमारा क्या आएगा, चाहे इसको हम लास्ट में फॉर्मूला में पुट कर देंगे।
और इसके अंदर जो वॉल्यूम जो है उसको हम लीटर्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे 100 सेंटीमीटर क्यूब है, तो इसको हम 1000 से डिवाइड करेंगे, दैट इज 1/10 लीटर, और यू कैन से 0.1 लीटर्स। ठीक है, अब हमारे पास बाकी सारी वैल्यूज हैं, हम क्या करेंगे, इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो दैट इज W2/M2 इंटू 1/V/RT। ठीक है, और यहाँ से जो M2 की वैल्यू, W2 हमारे पास क्या है 5, ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास सॉरी यहाँ पे हमको ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है, M2 तो हमारे पास है ही, हमको पाई निकालना है ना, तो यहाँ पे बाकी सारी चीजें गिवन थी, हम फॉर्मूला पुट कर देंगे। सो W2 was 5, M2 was 60, वॉल्यूम हमारे पास 0.1 है, R की वैल्यू गिवन है क्वेश्चन में 0.0812, और टेम्परेचर 273 है। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे ये 18.68 एटमॉस्फेयर आ जाएगा, बहुत सिंपल। अब इस तरीके से और भी एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे कि ए सॉल्यूशन कंटेनिंग 10 ग्राम पर लीटर ऑफ सुक्रोज, तो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 10 ग्राम पर लीटर ऑफ सुक्रोज हैज एन ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ 0.66 एटमॉस्फेयर एट 273 केल्विन। सो ऑस्मोटिक प्रेशर गिवन है और टेम्परेचर गिवन है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द कांस्टेंट R, यहाँ पे हमें R निकालना है, गैस कांस्टेंट। सो पाई इज इक्वल टू होता है CRT, पाई हमारे पास गिवन है 0.66 एटमॉस्फेयर, CR टेम्परेचर गिवन है 273। अब कंसंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नंबर ऑफ मोल्स जो हमारे पास इसका जो मोलर मास जो है सुक्रोज का, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C12H22O11, और इसका जो मोलर मास आता है दैट इज 342 ग्राम पर मोल। सो यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ जो सोल्यूट है वो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 342, और जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स है, सो आप देखोगे यहाँ पे 10 ग्राम पर लीटर है, सो ये यहाँ पे 1 हो जाएगा। ये सारी टर्म्स आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, जो कंसंट्रेशन की वैल्यू है वो क्या हो जाएगी यहाँ पे 10/342 इंटू R इंटू 273। सो यहाँ से सॉल्व करने पे R की वैल्यू अप्रॉक्सीमेट आ जाएगी 0.0827 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, जो भी ऑस्मोसिस पे है। कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपके पास कोई दो सॉल्यूशन गिवन है जिनका जो आइसोटोनिक है, वहां पे हमको कोई एक टर्म निकालनी होगी, या तो मोलर मास अननोन सॉल्यूशन का निकालना होगा, तो उनको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन है उन दोनों के केस में हम क्या कर सकते हैं, जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसको हम इक्वेट कर देंगे। जैसे ये एक एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है, 4% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज, 4% solution of sucrose is isotonic with 3% solution of unknown organic substance. Is isotonic with 3% solution of unknown substance. unknown substance को हम यहाँ पे x लेट कर रहे हैं, हमको कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ x जो अननोन सब्सटेंस है। तो इसको हम सेम तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। आइसोटोनिक का मतलब क्या होता है, जिनका सेम ऑस्मोटिक प्रेशर हो, यानी कि यहाँ पे जो सुक्रोज सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर और जो एक्स सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो। ठीक है, तो हमें पता है पाई इज इक्वल टू CRT होता है, तो सुक्रोज के लिए सबसे पहले हम ऑस्मोटिक प्रेशर निकालेंगे।
दैट इज सी आर टी, क्योंकि ये सेम टेम्परेचर पे है तो जो आर टी जो है दैट विल रिमेन सेम फॉर बोथ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सी की वैल्यू कंसंट्रेशन क्या होगा, एन बाई वी इंटू आर टी। ठीक है, अभी लास्ट एग्जाम्पल में भी हमने कैलकुलेट किया था जो 342 जो मोलर मास था। अब 4% सॉल्यूशन इसके अंदर गिवन है, तो इसका क्या मतलब है, 4 ग्राम इन 100 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर क्या होगा 4 ग्राम इन 0.1 लीटर सॉल्यूशन। ठीक है, तो यहाँ पे जो अगर हम C की वैल्यू निकालेंगे N बाई वी क्या हो जाएगा, दैट इज 4 by 342 into 0.1, so it will become 40 by 342. This is the concentration for sucrose solution. So pi sucrose solution के लिए क्या हो जाएगा, that will become 40 by 342 into RT। ठीक है, अब सिमिलर तरीके से जो अननोन सॉल्यूशन है उसके लिए हम निकालेंगे सॉल्यूशन ऑफ X, दैट इज सी आर टी। वो क्या है, 3% सॉल्यूशन है तो उसका हमको मोलर मास निकालना है, तो 3% सॉल्यूशन के लिए वो क्या हो जाएगा 30 बाई एक्स इंटू आर टी। ठीक है, अब ये दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो वो हो जाएगा 40 बाई 342 इज इक्वल टू 30 बाई एक्स। आर टी से आर टी कैंसिल आउट हो जाएगा, सो यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 256.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं।